तो फ्रेंड्स, सिक्स्थ वीडियो के बी पार्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम फोर्थ प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो क्रोमैटिक एंड स्फेरिकल एबरेशन वाला ये चैप्टर है। तो फोर्थ प्रॉब्लम, अगर आपने पहले के 3 प्रॉब्लम्स नहीं देखे तो प्लीज पार्ट 6A में जाइए। ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है, आइए इसे देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ लेंसेज है, मतलब 2 लेंसेज हैं, एक एक्सिस पर रखी हुई हैं और ये दोनों ही कॉन्वेक्स लेंसेज हैं जिसका मटेरियल भी सेम है। तो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि एक की फोकल लेंथ f1 है और दूसरे की फोकल लेंथ f2 है, और इनके बीच में जो गैप रखा गया है बेसिकली वो स्मॉल d रखा गया है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो इन दोनों से मिलकर बन रही है वो 60 सेंटीमीटर की है। और इस कॉम्बिनेशन में ऐसा है कि ये डिस्टेंस हमने ऐसा रखा है ना, ऐसा चुना है यूनिक डिस्टेंस कि जिसपे स्फेरिकल एबरेशन भी और क्रोमैटिक एबरेशन भी मिनिमम आ रहा है। 0 लिखा हुआ है बट 0 तो एज इट इज नहीं, मतलब एग्जैक्टली नहीं होता है, बट मिनिमम हो जाता है। तो मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन और मिनिमम क्रोमैटिक एबरेशन मिल रहा है, ऐसा हमें डिस्टेंस पता करना है। अच्छा, डिस्टेंस नहीं पता करना है, फोकल लेंथ पता करना है ना। इन दोनों मतलब लेंसेज की फोकल लेंथ f1 और f2 क्या है, बट रखना एक ऐसे डिस्टेंस पे है जिससे कि स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमैटिक एबरेशन दोनों ही मिनिमम आए। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि 2 लेंसेज को सेपरेट करके रखा गया है बाय डिस्टेंस d, और उस वजह से 0 स्फेरिकल 0 क्रोमैटिक एबरेशन आ रहा है। तो भाई ये दोनों की फोकल लेंथ क्या होंगी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, और इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है इतनी दूरी पर रखने पे दैट इज 60 सेंटीमीटर। सो फोर्थ प्रॉब्लम में हम लोग आ चुके हैं। फोर्थ प्रॉब्लम जो है बेसिकली यहाँ पर हमें एक ऐसा डिस्टेंस लेना है d जिससे कि स्फेरिकल एबरेशन भी मिनिमम आए और क्रोमैटिक एबरेशन भी मिनिमम आए। तो स्फेरिकल एबरेशन मिनिमम आने के लिए d इक्वल्स टू f1 माइनस f2 होना चाहिए, और क्रोमैटिक एबरेशन जो है वो मिनिमम आने के लिए f1 प्लस f2/2 होना चाहिए। देखिए उन लोग ने ना मटेरियल सब कुछ सेम बोला है, यानी कि डिस्पर्सिव पावर भी सेम है, तो इसलिए मैं वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 डिवाइड बाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, वो यूज नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो बेसिकली ये आ जाएगा स्फेरिकल एबरेशन को मिनिमम करने वाला फॉर्मूला, और ये आ जाएगा क्रोमैटिक एबरेशन को मिनिमम करने वाला फॉर्मूला, और दोनों के लिए डिस्टेंस सेम चाहिए। तो अगर डिस्टेंसेस सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं f1 माइनस f2 इज इक्वल्स टू f1 प्लस f2/2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2f1 माइनस 2f2 इज इक्वल्स टू f1 प्लस f2, जिससे कि आपको आंसर क्या आएगा, आपको मिलेगा f1 इज इक्वल्स टू 3f2, है ना। f1 इज इक्वल्स टू 3f2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे भाई इसे इधर ले जाइए, है ना, इसे इधर ले जाइए, इसे इधर ले जाइए। तो f1 इज इक्वल्स टू आपको 3f2 मिलेगा। अच्छा, अब आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब f1 में वैल्यू डाल सकते हैं, f1 में। सो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 3f2 माइनस f2, है ना। अरे अगर मैंने बाबा इसको नाम दे देते हैं, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, और इसको जो नाम है वो c बोल देते हैं, तो पुट c इन a, सो पुट c इन a कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जब c को हम a में डालेंगे तो बेसिकली हमें मिलेगा d इज इक्वल्स टू 3f2 माइनस f2 यानी कि 2f2, ये मिलेगा 2f2। एक सेकेंड, d की वैल्यू आएगी 2f2, यानी कि f2 इज d/2, f2 इज d/2, f2 की वैल्यू d/2 आ चुकी है, आप समझ जाइए, है ना। f2 की वैल्यू d/2 आ चुकी है। अच्छा, अब f2 की वैल्यू अगर d/2 आ गई है तो f1 की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर मतलब यानी कि इसको अगर हम d बोलें सपोज लेट्स से, तो पुट d इन c, अरे मैं थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो रहा हूँ, तो पुट d इन c करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f1 की वैल्यू मिल जाएगी, f1 की वैल्यू आ जाएगी 3d/2, है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। सो f1 f2 अब दोनों d के टर्म्स में आ चुके हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि हम जो भी वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, वहाँ पे ये कुछ हेल्प करेगा हमारी। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, दोनों के बीच में गैप है, बाय द वे 2 लेंसेज इस्तेमाल की गई हैं, दोनों के बीच में गैप है, तो हमें जो है वो गैप वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, है ना। अगर गैप नहीं होता तो ये वाला टर्म नहीं आता, ठीक है, सिर्फ इतना सा ही होता, बट गैप है तो ये वाला टर्म भी आएगा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1/60 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 60 है। अच्छा, f1 f2 की वैल्यू नहीं दी है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज 3d/2। सो यहाँ पे 3d/2 आएगा, और यहाँ पे सिर्फ d/2 आएगा, यहाँ पे d आएगा, यहाँ पे 3d/2 d/2, है ना, मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो बेसिकली आपको क्या मिलने वाला देखिए जरा, तो यहाँ से एक d तो आप भाई उड़ा दीजिए, एक d को तो भाई डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए,
अब यहाँ पे आएगा 1/60 इज इक्वल्स टू, अच्छा वैसे मुझे इतना जानने की ज़रूरत थी क्या, एक इजी वाला मेथड भी तो है ना, मतलब डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इजी वाला, आपको पता है कि नहीं पता है, एफ इज इक्वल्स टू, इट इज़ F1 F2 माइनस डी डिवाइड बाई F1 प्लस F2, एंड आई थिंक दिस इज द मेथड। एनीवे अब जब हम आगे बढ़ ही चुके हैं तो उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो ये जो 1/d/2 है ना, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर छूट जाएगा सिर्फ 1/3 प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये जो नीचे का 2 और 2 है ना, ये ऊपर चले जाएंगे और ये 4 बन जाएंगे, सो 4/3d हो जाएगा। एम आई करेक्ट? अच्छा वैसे यहाँ का भी जो 2 है उसको ऊपर ले जाते हैं, सो यहाँ के भी अगर इसको 2 को ऊपर ले गए तो 2/d बन जाएगा, है ना। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। सो इट्स वेरी इजी। सो या राइट, करेक्ट। तो हमने कभी मिस्टेक तो नहीं किया ना, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। सो 1/60 इज इक्वल्स टू, अच्छा अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 4/3 आ जाएगा, 4/3। सो 2 इंटू मतलब सॉरी 2/d इंटू 3 मतलब 4/3 सॉरी, आई एम मेकिंग मिस्टेक। तो ये हाँ इस तरीके से माइनस 4/3d, तो ये 1 टाइम्स 4/3d है, ये 2 टाइम्स 4/3d है, तो भाई आंसर क्या आएगा 1 टाइम्स 4/3d। सो 1/60 इज इक्वल्स टू 4/3, 1 टाइम्स 4/3d आएगा, 1 टाइम्स 4/3d। आई एम सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा क्लमजी हो रहा हूँ यहाँ पे। एनीवे सो ये हो जाएगा भैया 20 है ना, 3 20 60, और d को यहाँ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 80, है ना, d इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जब d मिल गया तो भैया F1 F2 निकालने में क्या बड़ी बात है। तो F1 क्या था, इट वाज 3d/2, और F2 क्या था, इट वाज d/2 आई गेस, है ना, यही था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। F1 3d/2 है और F2 d/2 है, परफेक्ट। सो बेसिकली 3d/2 मतलब यानी कि 3 इंटू 80/2 विच कम्स आउट टू बी 120 सेंटीमीटर, एंड d/2 का मतलब 80/2 विच इज 40 सेंटीमीटर। सो 120 सेंटीमीटर और दूसरा है 40 सेंटीमीटर। अगर दो मतलब यानी कि इसका ये मतलब हुआ, इस क्वेश्चन का ये मतलब है, या इस सॉल्यूशन का ये मतलब है कि अगर दो लेंसेज जिनकी फोकल लेंथ 120 और 40 सेंटीमीटर ली गई, बाय द वे दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज है क्योंकि दोनों का पॉजिटिव फोकल लेंथ है, तो दो कॉन्वेक्स लेंसेज जिनका जो है आप क्या कहते हैं यार इसे, फोकल लेंथ 120 और 40 लेंगे और इनके बीच में गैप अगर 80 सेंटीमीटर का रखेंगे तो स्फेरिकल एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन दोनों ही मिनिमम आएगा, दोनों ही जीरो आएगा। आई होप कि आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है समझ में आया है। अरे बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। लेट्स मूव ऑन टू द 5th प्रॉब्लम नाउ। तो 5th प्रॉब्लम में हमें डेटा दिया हुआ है कि भाई डिस्पर्सिव पावर और डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड द फ्लिंट ग्लास के डिस्पर्सिव पावर और क्राउन ग्लास का जो डिस्पर्सिव पावर है वो हमें डिटरमाइन करना है। डिस्पर्सिव पावर क्राउन ग्लास का और फ्लिंट ग्लास का डिटरमाइन करना है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। सो डेटा जो नीचे दिया है उससे हमें डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू पता करनी है। अच्छा वैसे एक और चीज़ दी हुई है इस क्वेश्चन में ना फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, मतलब यानी कि F1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि क्राउन ग्लास जो है ना उसका फोकल लेंथ आई थिंक 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो F2 निकालना है, फ्लिंट ग्लास का निकालना है, राइट। तो F2 कितना होगा लेट्स सी, बट वो बाद में, पहले तो डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं ना, डिस्पर्सिव पावर निकालना ज़्यादा ईजी है टेबल से। सो लेट्स गो फॉर द डिस्पर्सिव पावर। सो डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या होता है भाई, म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, यही होता है ना। सॉरी इसमें माइनस साइन होता है बीच में, एक सेकंड, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। सो दैट इज अ डिस्पर्सिव पावर। सो हम लोग जो है डेटा यूज करेंगे टेबल में से, ये हम क्राउन ग्लास के लिए पता कर रहे हैं ना, क्राउन ग्लास के लिए पहला वाला डिस्पर्सिव पावर क्राउन ग्लास के लिए पता कर रहे हैं, तो उसका डेटा हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी हैं टेबल में से उठा के, टेबल में जो है वैल्यूज़ दी हुई थी, तो यहाँ पर ही देखिए हमारा टेबल है, देखिए। सो दिस इज़ द टेबल गिवन। सो क्राउन ग्लास की जो भी वैल्यूज़ हैं बेसिकली मैंने यहाँ से उठा के वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब जो है हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सॉल्व करें, मतलब आप लोग सॉल्व करें, मैं तो इसका डायरेक्टली आंसर लिखने वाला हूँ। सो इसका आंसर है 0.01644। तो ये डिस्पर्सिव पावर आपको मिल चुका है किसका, क्राउन ग्लास का। अब आइए फ्लिंट ग्लास की बात करते हैं, तो उसके लिए भी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीन कलर मतलब येलो कलर। तो बेसिकली अब यहाँ पे भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो ये जो हम पता कर रहे हैं फ्लिंट ग्लास के लिए पता कर रहे हैं, एंड इसका जो है मैंने वैल्यूज टेबल में से डाल दी हैं और इसका आंसर ये आ जाता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो भाई डिस्पर्सिव पावर निकालना तो बड़ा आसान था, लेकिन उसमें ना फोकल लेंथ दिया है, मतलब क्राउन ग्लास का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है और पूछा है कि फ्लिंट ग्लास का फोकल लेंथ क्या होगा। तो भाई अब ये जो दो लेंसेज हैं इसको बिकॉज कुछ और दिया नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्राउन ग्लास से बनी हुई और फ्लिंट ग्लास से बनी हुई जो मतलब लेंसेज हैं, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं, दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो अगर कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो डिस्पर्सिव पावर और फोकल लेंथ का एक रिलेशन है, F1/F2 इज इक्वल टू माइनस ω1/ω2, दैट इज अ रिलेशन। हम लोग ने पिछले प्रॉब्लम्स में भी किया हुआ है, पिछले जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आप चेक कर सकते हैं, तो ऐसा वाला प्रॉब्लम हमने किया हुआ है। सो F1/F2 की जो वैल्यू आएगी माइनस, तो यहाँ पे ω1 कितना मिला था, 0.01644, यही था ना, तो 0.01644 डिवाइड बाई ω2 की वैल्यू क्या, 0.02961, 0.02961, और फोकल लेंथ 1 दिया हुआ है विच इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपका F2 आ जाएगा। अच्छा आप लोग कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली -18, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेटर से, सो -18 सेंटीमीटर। सो जो बेसिकली ये 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ पहले का क्राउन ग्लास का, और फ्लिंट ग्लास का जो है -18 सेंटीमीटर है। सो दैट वाज एन इजी प्रॉब्लम, आई होप आपको समझ में आया। लेट्स गो टू द फाइनल प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज द 6th प्रॉब्लम। तो एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 6th प्रॉब्लम में, कॉम्बिनेशन ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लासेस ऑफ डिस्पर्सिव पावर, उनके डिस्पर्सिव पावर बताई गई है पहले से 0.02 और 0.04, एंड इससे अक्रोमेटिक डबलेट बन रहे हैं। ठीक है, अक्रोमेटिक डबलेट है मतलब यानी कि क्रोमेटिक एबरेशन 0 है, और फोकल लेंथ इनकी जो है ना, एक नेट फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दी हुई है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, अच्छा कॉन्टैक्ट में रखा गया, मतलब स्मॉल डी है ही नहीं, स्मॉल डी है नहीं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, दो लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखा गया है और अक्रोमेटिक डबलेट बनाया गया है। इनकी डिस्पर्सिव पावर्स दी गई हैं, फोकल लेंथ भी नेट वाली जो है मतलब इक्विवेलेंट वाली वो भी दी गई है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्फेस इन कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, तो दो लेंसेज कॉन्टैक्ट में है, मान लेते हैं कि एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स है, तो बेसिकली उनका जो कॉन्टैक्ट वाला सर्फेस है ना, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है। दे आर सेइंग कि जो दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में नहीं है, क्योंकि देखिए दो लेंसेज के 4 सर्फेस होंगे, दो लेंसेज के 4 सर्फेस होंगे, तो पहली लेंस के 2, दूसरी लेंस के 2 सर्फेस, तो लेकिन बीच वाला जो सर्फेस है ना जो कॉन्टैक्ट में है उसका दोनों का सेम है 10 सेंटीमीटर। तो पहली लेंस का लेट से R2 दिया है, दूसरी लेंस का लेट से R1 दिया है, ठीक है, और आपको बाकी दूसरे का R2 R1 जो भी है बच गया है वो पता लगाना है। ठीक है, चलिए तो वो आपको पता लगाना है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास का 1.52 और फ्लिंट ग्लास का 1.65 दिया हुआ है। तो आइए पहले इन वैल्यूज को लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दिए हैं कि पहले बंदे का डिस्पर्सिव पावर 0.02 है, दूसरे का 0.04 है, पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है और दूसरे का जो है 1.65 है, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैंने दो लेंसेज दिखाई हैं, एक कॉन्वेक्स दिखाई है और एक कॉनकेव दिखाई है। अब इनका एक सरफेस जो है कॉन्टैक्ट में है, अब इसको बेसिकली नाम दे देते हैं कुछ, तो जैसे कि इसको हम कह देते हैं R1 ऑफ द फर्स्ट लेंस, दिस विल बी R2 ऑफ द first lens, this will be R1 of the second lens and this will be R2 of the second lens। तो हमें इसकी वैल्यू नहीं दी है, हमें इसकी वैल्यू दी है 10, तो ये 10 होगा राइट, एंड इसकी वैल्यू जो है हमें दी हुई है विच इज़ 10 और इसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। ठीक है, तो यही पता करना है हमको बाद में। तो अभी जो है आइए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इनके डिस्पर्सिव पावर्स को। डिस्पर्सिव पावर से हमें फोकल लेंथ निकालना होगा, और फोकल लेंथ जो है बेसिकली मतलब डिस्पर्सिव पावर से और ये वाले फॉर्मूले से हमें फोकल लेंथ निकालना होगा। फोकल लेंथ जब आ जाएगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमें ये चीज़ पता करनी होगी। तो अभी अच्छा ये दोनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं ना, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो है फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आपस में जुड़े हैं तो ω1/ω2 जो है दैट विल बी इक्वल टू -F1/F2। सो ω1 दिया है 0.02, ω2 दिया है 0.04 -F1/F2, तो आपको मिल जाएगा ये हो गया 1/2। सो बेसिकली F2 जो है आपका -2 ऑफ F1 है ना। तो ये चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 1/F1 + 1/F2 वाला, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/F1 तो एज इट इज रखिए और F2 की जगह पे आप रखेंगे -2 ऑफ F1, -2 ऑफ F1। तो अच्छा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दी हुई है ना, मैं क्यों इसको लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 इज गिवन, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से 1/30 इज इक्वल्स टू 1/F1 बाहर, अंदर छूट जाएगा 1/1 - 1/2 या सिंपली 1 - 1/2, करेक्ट।
तो अगर इस तरीके से मुझे मिलता है तो मतलब यानी कि मुझे हाफ मिलेगा अंदर, है ना। सो दिस इज सिंपली हाफ, और ये कैंसिल होकर 15 हो जाएगा। तो F1 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, और जो मेरा F2 आ जाएगा वो ट्वाइस ऑफ F1 है ना, माइनस ट्वाइस ऑफ F1, सो इट विल बी माइनस 30 सेंटीमीटर। सो हमें दोनों फोकल लेंथ मिल चुकी हैं। अब हम यूज करेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला। तो लेंस मेकर्स फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो अक्रोमेटिक डबलेट बोला हुआ है तो उसके लिए ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और लेंसेज कॉन्टैक्ट में इसलिए यही वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लेंसेज कॉन्टैक्ट में, और लेंसेज कॉन्टैक्ट में तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी ऐसे करके आ जाता है। तो ये चीज़ इस्तेमाल करने के बाद हमें फोकल लेंथ दोनों मिल चुकी हैं। तो हम अच्छा पहले वाले का अगर पता करेंगे तो यहाँ पे फोकल लेंथ 1 लिख देते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। सो 1 बाई, अच्छा पहले वाले का कितना है भाई, 15 है, तो 15 डाल देते हैं। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है पहले वाले का, तो पहले वाले जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, तो 1.52 माइनस 1। एंड यहाँ पे पहले वाले को तो पता नहीं है, मतलब पहले सरफेस का पता नहीं है, दूसरे सरफेस का पता है विच इज 10। सो हम लोग ये वाली सरफेस सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये सारी वैल्यूज नोन है, सिर्फ एक ही अननोन है। तो एक इक्वेशन एक अननोन, कोई नाइंसाफी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक इक्वेशन एक अननोन। सो R1 की वैल्यू आप खुद ही कैलकुलेट करें, ये आपका असाइनमेंट है। सो इट कम्स आउट टू बी 4.38 सेंटीमीटर। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया R1। अच्छा अब आते हैं, ये तो क्राउन ग्लास के लिए हो गया ना, क्राउन ग्लास के लिए हो गया हमको जो है पहला सरफेस मिल गया। पहला सरफेस क्राउन ग्लास के लिए पहला सरफेस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया। सेकंड तो पहले से ही दिया हुआ था। अच्छा अब आते हैं ये जो फ्लिंट ग्लास वाला है ना, इस वाले लेंस के लिए आते हैं। तो R1 दिया हुआ है, R2 नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लिखेंगे 1/f2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, एज यूजुअल एज यूजुअल। और F2 हमें -30 आया था तो मैंने -30 डाल दिया। और ये 1.65 क्वेश्चन में दिया हुआ है, -1। R1 की वैल्यू दी हुई है, R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है, R2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो वो हमको निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ अगेन आप ही कैलकुलेट करेंगे, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो इसकी वैल्यू आ रही है 6.61 सेंटीमीटर।